हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई अपनी शुरू कर दिए होंगे। कल हम लोगों ने किसी भौतिक राशि के मापन में मात्रक और आंकिक मान के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये मात्रक के उचित मात्रक के लक्षण क्या होने चाहिए या मात्रकों को लिखने की सही परिपाटी क्या है। तो पहले हम लोग आते हैं कि हम मात्रक का जब चयन करेंगे तो हमारा मात्रक किस प्रकार होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हो। मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो, इसका अर्थ ये है कि ऐसा ना हो कि किसी एक देश में, किसी एक राज्य में उस मानक को कुछ और मान समझा जा रहा हो, दूसरे किसी देश में उस मानक का कुछ और मान समझा जा रहा हो, तो दिक्कत होगी। जैसे मान लो पता लगा भारत में हम 1 मीटर लंबाई को कुछ और समझ रहे हैं, अगर सेंटीमीटर के पदों में कहें तो 100 सेंटीमीटर समझ रहे हैं, और मान लो दूसरे देश में, मान लो अमेरिका में या ब्रिटेन में या फ्रांस में अगर 1 मीटर कुछ और समझा जा रहा है तो फिर दिक्कत होगी। पता लगा वहाँ से हमने कोई चीज़ मीटर में मंगाई कि हमको ये चीज़ इतने मीटर चाहिए, वो कुछ और समझ के दे रहे हैं, हम कुछ और समझ के मांग रहे हैं। तो मात्रक पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य होना चाहिए, इसका मतलब ही, और उसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए CGPM करके एक संस्था या निकाय बनी हुई है, वो मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से परिभाषित किया जाए उसके बारे में वो निर्धारित करती है, कॉन्फ्रेंस करती है। तो उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि किस राज्य का कौन सा मानक हो। तो पहली बात तो ये हो कि स्थान के साथ साथ न बदले, परिमाण निश्चित हो। अभी परिमाण निश्चित हो उस मात्रक का, ऐसा ना हो कि अनिश्चितता ना रहे कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझें। मात्रक को अच्छी प्रकार से परिभाषित किया जा सकता हो, समय और स्थान के साथ उसमें परिवर्तन ना हो। परिवर्तन होगा तो आप समझ ही रहे हैं फिर कि कुछ समय पर कोई राशि आपने नापी थी तो कुछ और मान था, अलग समय या अलग जगह पर दूसरा मान है तो दिक्कत होगी। तो उचित मात्रक में ये नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही मात्रक हम इस प्रकार से चुनें कि उसके परिमाण पर, जो उसकी मात्रा है, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं जैसे ताप है, दाब है, इन सब का प्रभाव ना पड़े। अगला, मात्रक आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए कि ऐसा कोई मात्रक आप ना चयन करिए कि किसी को बताने समझाने में या उसको प्राप्त करने में दिक्कत हो। और इस मात्रक को पुनः उत्पादित या प्रतिरूपित, यानी उसके मॉडल बनाए जा सकें। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आपने किलोग्राम परिभाषित किया तो किलोग्राम परिभाषित करके जहाँ कहीं रखा है, अब हर कोई वहाँ तो नापने नहीं जाएगा कि ये अच्छा कितना द्रव्यमान है इस वस्तु का। तो मात्रक के हम लोग कई कॉपी बना लेते हैं। कॉपी का मतलब दूसरी और एक राशि, मापक या पैमाना बना लेते हैं, तय कर लेते हैं जो उस निश्चित मात्रक को व्यक्त करेगी। तो मात्रक के हम कॉपी बना सकें, उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, फिर से उत्पादित कर सकें, ताकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्ति इनका उपयोग कर सकें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और एक बात और कि एक ही मात्रक के, अगर आप एक ही राशि के अगर कई मात्रक लेते हो तो उन विभिन्न मात्रकों के बीच में संबंध आराम से स्थापित कर लेना चाहिए और सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे मान लो लंबाई के मात्रक आप लेते हो कि मीटर भी लंबाई का मात्रक है, किलोमीटर भी लंबाई का मात्रक है, माइक्रोन भी लंबाई का मात्रक है। तो इन विभिन्न मात्रकों के बीच में संबंध आसानी से और स्पष्टता से स्थापित किया जा सके। जैसे आपको पता है कि अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या 1 माइक्रोन का मतलब 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁻⁶ मीटर, तो उचित मात्रक में इस तरह के कुछ गुण होने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी मात्रक को जब हम प्रतीक रूप में लिखते हैं या मात्रक को किसी भौतिक राशि के साथ लिखते हैं तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग मात्रक लिखने की विधि पर आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि मात्रक का नाम जब आप लिख रहे हो तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से नहीं प्रारंभ करना चाहिए, भले ही वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर क्यों न हो। जैसे एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर है, तो ऐसे हम लोग प्रॉपर नाउन लिखते हैं या किसी का नाम लिखते हैं अंग्रेजी में तो कई बार पहला लेटर कैपिटल रहता है। पर यहाँ वैसा नहीं करना है। अगर आप मात्रक लिख रहे हो, पूरा नाम लिख रहे हो, तो भी पहला लेटर स्मॉल ही रहेगा। जैसे बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पर है, लेकिन इस तरह नहीं लिखेंगे यन कैपिटल रहे, यन स्मॉल ही लिखेंगे जब पूरा मात्रक लिख रहे हो। हाँ, जब हम पूरा मात्रक नहीं लिख रहे हैं, केवल प्रतीक उसका लिख रहे हैं, तो मात्रकों के ऐसे प्रतीक जो वैज्ञानिकों के नाम पर हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो जैसे वैज्ञानिकों के नाम के जो मात्रक हैं उनका जो प्रतीक आप लिखोगे वो कैपिटल लेटर में होगा अंग्रेजी के। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो पूरा नाम लिखते तो आप ऐसे लिखते, लेकिन जब मात्रक लिखोगे तो कैपिटल एन।
जूल, अगर मात्रक लिख रहे हो तो कैपिटल जे। शक्ति का मात्रक वाट, अगर मात्रक का प्रतीक लिख रहे हो तो डब्लू। विद्युत धारा का एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ऊष्मागतिक ताप का केल्विन। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। ये सभी वैज्ञानिकों के नाम पे हैं तो कैपिटल लेटर में। अच्छा, जो वैज्ञानिकों के नाम पे नहीं है, जैसे मान लो लंबाई का मात्रक मीटर, वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है तो स्मॉल एम से। समय का मात्रक सेकंड तो स्मॉल एस से। तो पहले और दूसरे को मिलाकर एक बार फिर से ध्यान देते हैं। जब हम मात्रक का पूरा नाम लिख रहे हों, पूरी स्पेलिंग लिख रहे हों, तो सदैव पहला लेटर भी स्मॉल ही रहेगा। लेकिन जब हम उस मात्रक का प्रतीक लिख रहे हों और अगर वो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है तो प्रतीक उसका कैपिटल लेटर होगा। अन्य मात्रकों का जो वैज्ञानिकों के नाम पर नहीं है वो स्मॉल होगा। तीसरी बात कि मात्रक और उनके प्रतीकों को एक वचन में ही लिखते हैं। जैसे 25 का मतलब एक से बड़ी संख्या है, अंकिक मान एक से ज़्यादा है। अगर 1 मीटर होता तो एक वचन 25 मीटर है तो 25 मीटर कहते हैं, 25 मीटरों नहीं। जैसे मान लो आपने कहा कि इस रास्ते की लंबाई 25 मीटर है तो 25 मीटर कहते हैं ना, ये नहीं कहते कि इस रास्ते की लंबाई 25 मीटरों है। तो जैसे आम बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं वो इसी वजह से कि मात्रकों को एक वचन में ही लिखना है। अब 25 आप बहुवचन समझ करके मीटर्स मत लिख देना इस तरह से, पीएम के बाद यस मत लगा लेना प्लूरल बनाने के लिए। मात्रकों के बीच ये चिन्ह, डाट वाला चिन्ह नहीं लगाते हैं। जैसे हम लोग शब्द संक्षेप लिखते हैं किसी चीज़ का, जैसे मान लो हमने लिखा AIR, ऑल इंडिया रेडियो, तो उसमें ए के बाद डाट लगा लेते हैं, आई के बाद डाट, आर के बाद डाट। तो उसका मतलब होता है कि अच्छा इस वाले एक लेटर का मतलब कोई एक शब्द होगा, ये उसका संक्षिप्त रूप है। तो उस तरह यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे, जैसे मान लो आयतन का एक मात्रक क्यूबिक सेंटीमीटर होता है जो मिलीलीटर के बराबर होता है। आपने कभी कहा 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, 500 सीसी, तो सी का मतलब क्यूबिक और सी का मतलब सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें डाट लगा देंगे कि अच्छा सी के बाद डाट का मतलब ये शब्द संक्षेप है। तो मात्रकों को लिखते समय ये ध्यान रखना है। और अगली लास्ट बात, एक से अधिक सॉलिडस का प्रयोग नहीं करना है। सॉलिडस का मतलब जैसे हम लोग बटा के रूप में लिखते हैं कि कुछ मात्रक हैं जो गुणा में हैं, कुछ मात्रक बटा में है, भाग जिनसे होगा, अंश और हर टाइप की जैसे भिन्न में होती है। तो एक ही मात्रक को लिखते समय एक से ज़्यादा बार हमको लाइन खींचने की, बटा वाला निशान लगाने की, सॉलिडस खींचने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे एक मात्रक होता है श्यानता गुणांक का पॉइज, तो पॉइज का मान 1 ग्राम प्रति सेकंड सेंटीमीटर होता है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये चीज़ सेकंड और सेंटीमीटर ये दोनों बटा में है। इस तरह अगर हम लिखे हैं तो इसका मतलब ये दोनों बटा में है। इसको आप ये मत समझिएगा कि अच्छा ये ग्राम, ग्राम में हमने सेकंड से भाग दिया और सेंटीमीटर फिर गुणा में आ गया, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब बटा के बाद जितना लिखे हैं वो सब कुछ बटा में ही है। तो एक से ज़्यादा बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि 1 ग्राम बटा सेकंड बटा सेंटीमीटर की ये भी बटा में है, ये भी बटा में है, तो ऐसा नहीं। केवल एक बार सॉलिडस का प्रयोग करेंगे। आप इस रूप में लिख सकते हो, या और स्पष्टता के लिए जैसे ऊपर हम लोग घात लगा लेते हैं। जैसे मान लो कोई राशि है 1/x, इसको हम लिख सकते हैं x की घात -1। तो उस तरह से हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे बटा सेकंड था तो सेकंड इनवर्स, बटा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो अभी इस व्यंजक में है तो हमको साफ साफ सब दिख रहा है कि ग्राम का मतलब ग्राम की घात 1, सेकंड की -1, सेंटीमीटर -1, मतलब ये दोनों बटा में थे। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि एक से ज़्यादा सॉलिडस का प्रयोग नहीं करना है, केवल एक का ही करेंगे। एक से ज़्यादा वाला तरीका गलत है। तो ये था मात्रकों को लिखते समय हमें क्या सावधानियाँ रखनी हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग राशियों के वर्गीकरण पर, और फिर उसके बाद मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर। अब हम लोग आते हैं भौतिक राशियों के वर्गीकरण पे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए, मुख्य रूप से हम लोग 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो हमारी हो गई मूल राशियाँ और दूसरी हो गई व्युत्पन्न राशियाँ। कुछ 2 राशियाँ और हैं, समतलीय कोण और घन कोण। हम लोग आगे जब अभी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पढ़ेंगे तो देखेंगे। उनको हम लोग पूरक राशियाँ कहते हैं। तो समझ लीजिए कि मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के अलावा कुछ राशियाँ, कुछ व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी थीं जिनको हमने अलग से पूरक राशियों के रूप में रख लिया है। बाकी मुख्य रूप से हम लोग 2 भाग करेंगे, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। इनको आप समझ लो कि ये व्युत्पन्न राशियाँ थीं जिन्हें हम पूरी तरह से अच्छे से मूल राशियों के पदों में नहीं व्यक्त कर रहे थे, तो इसलिए हमने उनको 2 पूरक राशियों के रूप में रख लिया। तब आप इनके 3 वर्ग कह सकते हो। फिर आते हैं मूल राशियों की परिभाषा पर। मूल राशियाँ, मूल का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़। ये ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको आपने स्वेच्छा से इस प्रकार से चुना है
कि पहली बात तो ये कि इन मूल राशियों के पदों में बाकी जो शेष भौतिक राशियां बच रही हैं, जैसे मान लो 7 मूल राशियां आपने चुन ली, तो बाकी जो शेष भौतिक राशियां बच रही हैं, उन बची हुई शेष भौतिक राशियों को आप इन मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हो। जैसे मान लो चाल एक दूसरी राशि है जो हमने मूल राशि में नहीं कहा। चाल को कैसे व्यक्त कर सकते हो? चली गई दूरी किसी और समय के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हो। तो अगर चली गई दूरी यानी लंबाई एक भौतिक राशि थी, मूल राशि थी, समय दूसरी एक भौतिक मूल राशि थी, तो हम दूरी और समय यानी चाल और समय के पदों में यानी लंबाई और पदों चाल को हम लोग लंबाई और समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब चाल हमारी व्युत्पन्न राशि है जो सीधे मूल राशियों में तो नहीं शामिल थी, लेकिन लंबाई बटा समय के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते थे। तो मूल राशियाँ ऐसी स्वेच्छा से चुनी गई उन भौतिक राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं जिनकी सहायता से या जिनके पदों में अन्य जो शेष बची भौतिक राशियाँ हैं उनको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इस उदाहरण में हमने कहा था कि चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी का मतलब कोई लंबाई है, तो चाल का मतलब लंबाई और बटा समय। तो इस तरह लंबाई और समय के पदों में चाल को आप व्यक्त कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और होता है, मूल राशियाँ प्रायः एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि ये छड़ 2 मीटर लंबी है तो इसका द्रव्यमान कितने किलोग्राम होगा। जरूरी नहीं है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हो सकता है, मोटी पतली छड़ है। या आप ये नहीं कह सकते हो कि 2 मीटर में कितने किलोग्राम होंगे, इसका कोई सेंस नहीं है। या 4 एम्पियर धारा किसी परिपथ से बह रही है तो अच्छा 4 एम्पियर कितने सेकंड के बराबर है, नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ ऐसी होती हैं कि उनको परिभाषित करते समय हम अन्य मूल राशियों का सहारा ले सकते हैं। तो उनके पदों में हम लोग अन्य मूल राशियों के पदों में परिभाषित करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मूल राशियाँ एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे मान लो हम लोग मीटर की परिभाषा, अभी मानक मीटर की परिभाषा लेते हैं, तो हम इस तथ्य का प्रयोग करते हैं कि निर्वात में जब प्रकाश चलता है तो 1 सेकंड में 299, 792, 458, जो कि लगभग 3 लाख पड़ता है किलोमीटर प्रति सेकंड, तो उतने मीटर 299, 792, 458 मीटर दूरी तय करता है 1 सेकंड में। तो वहाँ से हम लोग परिभाषा देते हैं कि अच्छा 1/299, 792, 458 सेकंड में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई लंबाई का मान 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, लंबाई एक मूल राशि थी और उसको परिभाषित करने में हमने समय दूसरी मूल राशि का उपयोग किया है। तो परिभाषित करने में किसी मूल राशि को आप अन्य भौतिक राशियों का, अन्य मूल राशियों का हो सकता है प्रयोग करो, पर सीधे वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते हो कि इतने मीटर को आप इतने सेकंड में बदलिए या किलोग्राम को आप एम्पियर में बदलिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये मूल राशि की परिभाषा हुई। अब इसके बाद दूसरी देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए, भौतिक राशियों के वर्गीकरण में जैसे हम लोगों ने मूल राशियाँ कही थी, मुख्य रूप से 2 भाग, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न यानी राशियाँ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो मूल राशियाँ पूरक सहित आप ले लीजिए, उनको हटा दीजिए। मूल राशियों और पूरक राशियों के अतिरिक्त वे सभी भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, जिनको आप मूल राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हो। जैसे चाल है, त्वरण है, घनत्व है, बल है, आवेश है, आवेग है, संवेग है। इस तरह आगे फिर भी विश्लेषण पढ़ेंगे तो हम लोग ढेर राशियों की निर्भरता देखेंगे। अभी फिलहाल केवल इतना कि व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो मूल राशियाँ नहीं हैं, जो पूरक राशियाँ नहीं हैं। उनके अलावा जितनी भी शेष अन्य बची भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें आप मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हो, उन बची हुई राशियों को, बची हुई भौतिक राशियों को हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। फिर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उनको हम लोग मूल मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। और एक तो ऐसे सीधे परिभाषित कर सकते हैं एक लाइन में। दूसरा ये कि व्युत्पन्न मात्रक को आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे आपने व्युत्पन्न राशि को परिभाषित किया था कि व्युत्पन्न राशि का मतलब किसी भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो मूल राशि नहीं है और जिसे हम मूल राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, वो व्युत्पन्न राशि है। तो वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक को आप कह सकते हो कि वे मात्रक जो मूल मात्रक के पदों में व्यक्त किए जा सकते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो इतना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मात्रकों की कुछ पुरातन प्रणालियाँ थीं।
तो एसआई प्रणाली बाद में अगले दिन पढ़ेंगे। आज अभी फ़िलहाल मात्रकों की 3 प्रणालियाँ मुख्य रूप से थी जो पहले हम लोग पढ़ते आए हैं। एक सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, और एक एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इन 3 राशियों में, इन 3 मात्रकों की प्रणालियों में आप गौर करिए कि केवल मुख्य रूप से 3 भौतिक राशियाँ जो यांत्रिकी से संबंधित हैं उन्हीं के हम लोग मात्रकों की बात करते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय। जैसे सीजीएस सेंटीमीटर लंबाई का है, ग्राम द्रव्यमान का है, सेकंड समय का। अच्छा, समय का मात्रक सेकंड सभी पद्धतियों में है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। तो सेकंड समय का मात्रक सभी पद्धतियों में है। शेष 2 लंबाई और द्रव्यमान के, सीजीएस में सेंटीमीटर और ग्राम क्रमशः लंबाई और द्रव्यमान, एफपीएस में फुट और पाउंड क्रमशः लंबाई और द्रव्यमान, और एमकेएस में मीटर और किलोग्राम क्रमशः लंबाई और द्रव्यमान के मात्रक हैं। तो थोड़ा सा 2 लाइन इनके बारे में लिख लेते हैं। मात्रकों की पुरातन प्रणालियाँ। हम लोग मात्रकों की कुछ पुरानी प्रणालियों के बारे में देखते हैं। वर्तमान में तो प्रचलन में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। तो पुरानी प्रणालियों में मुख्य रूप से जैसे 3 नाम, एक सीजीएस प्रणाली को पद्धति भी कह सकते हैं, एफपीएस प्रणाली या एफपीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। अभी यहाँ आप गौर करिए, जो नाम लिखे हैं सीजीएस, एफपीएस या एमकेएस, ये मात्रकों के नाम हैं और ये तीनों क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान और समय के, लास्ट में यह सब में है, समय का मात्रक सेकंड सब में है। शुरुआत के 2 लंबाई और द्रव्यमान के लिए हैं, तो हमने एक टेबल के रूप में बना लिया है। अभी जैसे यहाँ प्रणाली का नाम इधर की तरफ हम लिख रहे हैं, भौतिक राशियाँ इधर की तरफ दिखाई गई हैं और उन भौतिक राशियों के मात्रक नीचे की ओर इधर दिए हैं। जैसे प्रणाली का नाम सीजीएस प्रणाली, भौतिक राशि लंबाई, इसका मात्रक सेंटीमीटर। सीजीएस प्रणाली में ही द्रव्यमान भौतिक राशि का मात्रक ग्राम, सीजीएस प्रणाली में ही भौतिक राशि समय का मात्रक सेकंड। तो इधर की तरफ भौतिक राशि है और नीचे आप चले आएंगे तो मात्रक है। तो इस प्रकार से सीजीएस प्रणाली में हम लोग सेंटीमीटर में लंबाई को नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। इसका एक अन्य नाम वैज्ञानिक प्रणाली, साइंटिफिक सिस्टम या फ्रांसीसी प्रणाली, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी है। दूसरी है एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी इसे कहते हैं। क्रमशः जब नाम आप सबके लिखेंगे उसी तरह फुट लंबाई का मात्रक, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड का समय है। इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। और तीसरी है एमकेएस प्रणाली, इसमें को हम लोग मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि उसी तरह से क्रमशः लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और सेकंड समय का मात्रक है। और कई बार हम लोग रहते हैं, अच्छा, एमकेएस प्रणाली सीजीएस प्रणाली का ही एक तरह से आप कह लो कि मॉडिफाइड रूप है, उसी का संशोधित रूप है। इनके बीच में स्पष्ट संबंध है, मतलब सीधे 10 की घात के गुणांकों के रूप में। सेंटीमीटर और मीटर में ये 100 गुना बड़ा है, ग्राम और किलोग्राम में किलोग्राम 1000 गुना बड़ा है ग्राम से, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो चूंकि सीधे सीधे 10 की घात के गुणकों के रूप में संबंधित है, तो इस तरह से कई बार हम लोग एमकेएस प्रणाली को सीजीएस प्रणाली का संशोधित रूप या मॉडिफाइड फॉर्म भी कहते हैं। और कभी कभी हम लोग एक पद्धति और इसके अलावा कहते हैं एमकेएसए प्रणाली। एक और राशि आप जोड़ लेते हो विद्युत धारा के लिए, क्योंकि ये 3 तो यांत्रिकी की मूल राशियाँ हैं, यांत्रिकी की राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो अगर आप विद्युत धारा के लिए भी एम्पियर भी जोड़ लेते हो तो उस प्रणाली को कई बार हम लोग एमकेएसए प्रणाली कहते हैं। वो एमकेएस प्रणाली का एक्सटेंडेड फॉर्म है। और रही बात मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की, तो वो इसी का समझ लीजिए एमकेएस प्रणाली का ही आगे वो विस्तारित रूप है, क्योंकि उसमें जो 7 मूल राशियाँ और 2 पूरक राशियाँ हैं, तो उन 7 मूल राशियों के और जो 7 मूल मात्रक हैं, तो उन 7 मूल मात्रकों में 3 तो मात्रक यही हैं, और 3 मूल मात्रक और शेष 4 अन्य मूल मात्रक हम लोग देखेंगे और 2 पूरक मात्रक। तो अभी आज के लिए इतना ही, और शेष हम लोग कल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद।